हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। तो आज है 25 दिसंबर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एईडीओ के कुछ हिंदी के क्वेश्चंस। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, चलिए तो वो है, अब हम सबसे पहले संज्ञा और सर्वनाम से रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप भी अपना पेन पेपर लेके बैठिए, जरूर बैठिए और इन सभी क्वेश्चंस को आप सबसे पहले खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। उसके बाद जब हम आंसर आपको बताएंगे तब आप उससे अपने आप एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए, तो पहला जो सवाल है, बुढ़ापा बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? ठीक है, तो बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है हम वो देखेंगे। तो इसका जो आंसर है वो होगा भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या होता है? तो जो भी संज्ञा किसी भाव को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि किसी चीज, ये एक ऐसा चीज है जिसको कि आप छू नहीं सकते हैं, आप देख नहीं सकते, लेकिन आप इसको महसूस कर सकते हैं ना। बुढ़ापे को आप छू नहीं सकते हैं, आप बुढ़ापे को क्या कर सकते हैं? आप बुढ़ापे को बस महसूस कर सकते हैं। इसलिए क्या है? ये है भाववाचक संज्ञा। अब सभा की बात करें तो सभा में कौन सी संज्ञा है? तो सभा में समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा है किसमें? सभा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? बताइए, लड़का जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये जो लड़का है ये आता है आपका जातिवाचक प्रकार। किसकी संज्ञा की? जातिवाचक प्रकार में इसको हम डालते हैं। अब चलिए चौथे प्रश्न पे आते हैं। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? बताएंगे, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो देखिए इसका आंसर जो होगा, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि ये किसी पद को बता रही है, यानी एक जाति को बता रही है। अब यहाँ जाति मतलब कास्ट वाली जाति को मत समझिएगा। जाति मतलब एक जैसे कि हमने बोल दिया लड़का, है ना, जो पिछला क्वेश्चन था लड़का। तो लड़का में कोई एक लड़का अगर होगा, जैसे कि अगर मैं आपकी बात करूं, आपका कोई भी, चलिए मान लीजिए राकेश, राकेश जो है लड़का, तो तब जो हम लड़के की बात करेंगे तब वो कौन सी संज्ञा होगा? तब वो होगा व्यक्तिवाचक। क्यों? क्योंकि हम किसी एक व्यक्ति या किसी वस्तु की हम स्पेशलाइज जो होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने बोल दिया लड़का, अब लड़के में तो बहुत सारे लड़के आएंगे, इसलिए हम क्या कहेंगे उसको? हम कहेंगे उसको जातिवाचक। तो यहाँ पर राज्यपाल भी है, वो कौन सा है? वो है जातिवाचक संज्ञा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। शायद कोई बाहर खड़ा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? चलिए, अब सर्वनाम क्या होता है? किसी भी संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं सर्वनाम। अब जैसे कि मैं, आप, तुम, ये, वह, ये सब क्या होता है? इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में सर्वनाम को हम कहते हैं प्रोनाउन। तो अब देखिए, तो यहाँ जो कोई वर्ड है, अब कोई मतलब क्या होता है? कोई मतलब एक बहुत अनसर्टेन वर्ड है। अगर जैसे अगर मैंने कह दिया बाहर वह खड़ा है ना, बाहर कोई खड़ा है, कोई मतलब क्या हुआ? मेरा भाई खड़ा हो सकता है, मेरी बहन खड़ी हो सकती है, मेरे पिताजी खड़े हो सकते हैं ना। लेकिन कोई खड़ा है मतलब कोई भी खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर मैं ये कहूं बाहर मेरा भाई खड़ा है, यानी कि मैंने एक स्पेसिफाई कर दिया कि बाहर जो इंसान खड़ा है वो कौन है? वो मेरा भाई लगता है। लेकिन तो यहाँ कोई मतलब क्या हुआ? एक बहुत ही अनिश्चित शब्द है, इसका हम कुछ निकाल नहीं सकते हैं इससे कि कौन खड़ा हो सकता है। इसलिए ये कौन सा सर्वनाम होगा? ये होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो सर्वनाम के कितने भेद होंगे? सर्वनाम के होते हैं 6 भेद। ठीक है, तो उनका नाम आप बताइएगा और जान के रखिएगा, जरूरी है। चलिए अब हम आते हैं विशेषण और क्रिया पे। विशेषण क्या होता है? तो विशेषण मतलब और क्रिया मतलब, है ना। विशेषण जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम एडजेक्टिव कहते हैं, है ना। और क्रिया को हम क्या कहते हैं? क्रिया को हम वर्ब कहते हैं। अब देखिए, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रविशेषण। अच्छा, वो ये इधर जो सर्वनाम था, सॉरी, विशेषण और सर्वनाम के डेफिनेशन में मैंने उल्टा बोल दिया है।
तो सर्वनाम क्या होता है, जैसे कि हम किसी संज्ञा को जब जैसे हम रिप्लेस करते हैं, जैसे कि अगर मेरा नाम ईशा है, तो अगर हम बार बार एक स्टेटमेंट में ईशा गोज हियर, ईशा इज ईटिंग दिस, ईशा इज डूइंग दिस, तो उसके जगह हम क्या करते हैं, शी इज डूइंग दिस, शी इज गोइंग ओवर देयर, शी इज ईटिंग समथिंग, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब विशेषण मतलब क्या हुआ, किसी भी संज्ञा की जो विशेषता बताती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम विशेषण कहते हैं। सॉरी, एक मेजर कंफ्यूजन हो गया था, सॉरी उल्टा हो गया था। जैसे कि अब देखिए ये क्या है, अब विशेषण तो संज्ञा की विशेषता बताती है, लेकिन जो विशेषण की भी विशेषता बताती हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रविशेषण। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं, ये एक वर्ड है लड़की, ये इसको हटा देते हैं। जैसे एक संज्ञा लिखते हैं लड़की, है ना, ये क्या है, ये है लड़की। लड़की में से भी कौन संख्या है, ये संज्ञा है, ये जातिवाचक। चलिए वो छोड़िए, अब अगर हम बोले सुंदर, तो ये क्या है, ये लड़की की विशेषता बता रही है ना, यानी कि वो जो लड़की है वो बहुत वो सुंदर है ना, लड़की सुंदर है, यानी कि संज्ञा की जो विशेषण बता रही है सुंदर, सुंदर क्या हुआ, विशेषण। लेकिन अगर हम ये ऐड कर दें बहुत, यानी कि बहुत सुंदर लड़की, है ना, तो लड़की तो पहले से ही सुंदर है, यानी कि लड़की के बारे में हमने क्या कहा कि वो सुंदर है। अब सुंदर में भी वो बहुत ज्यादा सुंदर है, तो ये जो बहुत है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रविशेषण। इसको हम इंग्लिश में एडवर्ब ऑफ डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में आधा लीटर कौन सा विशेषण है, ठीक है, तो इसमें आधा लीटर क्या कहता है, परिमाणवाचक, यानी कि वो क्या बता रहा है, वो इसका परिमाण बता रहा है कि ये कितने क्वांटिटी में है। चलिए, अब कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। अब ये दोनों क्या होते हैं, देखिए जैसे कि हम इंग्लिश में पढ़ते हैं कि कोई एक स्टेटमेंट होता है, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं, तो उसी तरह हिंदी में भी अब जैसे तो सकर्मक क्रिया क्या होता है कि अगर वर्ब को यानी कि क्रिया को अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो रहा है, जरूरत पड़ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सकर्मक क्रिया, है कि नहीं, उसको हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। जैसे कि राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, राम क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है कि नहीं, तो उसको क्या चाहिए, उसको एक कर्म चाहिए, यानी कि उसको क्या चाहिए, उसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, किसको, सब्जेक्ट को एक वर्ब करने के लिए, क्रिया करने के लिए उसको क्या, किसकी जरूरत है, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, यानी कि राम किताब पढ़ता है, ठीक है। अब अकर्मक की बात करें कि अगर आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, राम सो रहा है, राम क्या कर रहा है, राम तो सो रहा है, सो रहा है यहाँ पे क्या है, क्रिया है, और राम क्या है, इंग्लिश में बोले तो सब्जेक्ट है राम, तो राम बस सो रहा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको अकर्मक क्रिया कहेंगे। लेकिन अगर हमने ये बोला राम खटिए पर सोता है ना, राम खटिए पर सोता है, यानी कि राम क्या है, राम यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, सोता है तो आपका क्रिया हो गया वर्ब, और खटिया क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये स्टेटमेंट किस में जाएगा, ये जाएगा आपका सकर्मक क्रिया पे। चलिए ये हमने देख लिया, इसके कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। अब आते हैं कुछ मुहावरों पर। चलिए, अंगूठा दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अंगूठा दिखाना, जैसे हम कहते हैं ना कि मैंने मेरे दोस्त से पैसे मांग लिए, तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, है ना, तो अंगूठा दिखाना यानी कि मना कर देना। मैंने मेरे दोस्त से 100 रुपए क्या मांग लिए, उसने तो मुझे अंगूठा दिखा दिया, यानी उसने मुझे मेरे मुंह पर मना कर दिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आग बबूला होना, तो ये एक बहुत ही कॉमन मुहावरा है जो हम हर रोज सुनते हैं। आग बबूला होना मतलब कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा करना, यानी कि अत्यधिक क्रोध करना। चलिए, ईद का चांद होना,
ये भी एक बहुत ही कॉमन मुहावरा है। तो कहते हैं ना कि जब मान लीजिए आप अपनी तैयारी में इतने मग्न हो गए कि आप 2 महीने बाद अपने घर से निकले हैं और अपने दोस्तों से मिले। तो उस टाइम आपके दोस्त क्या कहेंगे? "अरे! तुम तो ईद के चाँद हो गए।" यानी कि तुम हमें इतने दिनों बाद दिखाई दिए हो। यानी कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ठीक है? चलिए, ऊँट के मुँह में जीरा, इसका सही अर्थ क्या है? ऊँट के मुँह में जीरा, इसका सही अर्थ क्या होता है? आवश्यकता से बहुत कम वस्तु। यानी कि जितना हमें जरूरत है उससे भी जब बहुत कम होता है वहां पर, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऊँट के मुंह में जीरा। चलिए, 9 2 11 होना, 9 2 11 होना का मतलब होता है वहां से भाग जाना, है ना? जैसे ही चोरों ने पुलिस को देखा, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा या चोरों के समूह ने पुलिस को देखा, वो तुरंत वहां से 9 2 11 हो गए। ठीक है? तो यानी कि भाग जाना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ क्या है? फिर से पढ़ेंगे। अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि इसको आसान भाषा में कहें कि जब हम कहते हैं ना, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करती है ना? खाली बर्तन ज्यादा आवाज करती है। मतलब कि अगर किसी को किसी चीज का ज्ञान कम है, किसी चीज का अनुभव कम है, फिर भी वो अपने आप को बहुत ज्यादा दिखाने लग जाए, है ना? उस केस में हम क्या कहते हैं? उसको अधजल गगरी छलकत जाए। यानी कि ओछा व्यक्ति दिखावा अधिक करता है, जितना आपको पता नहीं है आप उससे अधिक दिखावा किए जा रहे हैं। ठीक है? चलिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा का अर्थ क्या होता है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा का यानी कि अपनी कमी को छुपाने के लिए जब हम बहाने बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे इस मुहावरे से? तो इसका आंसर होगा बी। चलिए, लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी कि कठिन संघर्ष करना। आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पिछले 2 साल से, आप 1 साल से आप क्या कर रहे हैं? आप लोहे के चने चबा रहे हैं, यानी कि आप काफी ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। चलिए, कठिन संघर्ष करना। अब पर्यायवाची शब्द पे हम आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हमें अग्नि का पर्यायवाची शब्द बताइए। क्या होता है अग्नि का पर्यायवाची शब्द? इसमें से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा अनल। अब देखिए, 2 शब्द होते हैं, एक होता है अनिल, एक होता है अनल, है ना? छोटी ई की मात्रा, बस उसी का डिफरेंस है। अनिल मतलब क्या होता है? अनिल मतलब होता है वायु, हवा, पवन। अनल मतलब क्या होता है? अनल मतलब होता है अग्नि, है ना? चलिए, अमृत की बात करें, अब बताइए अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इसको अगर हम अमृत मतलब क्या होगा? अमृत मतलब प्योर, है ना? अमृत मतलब प्योर। देखिए, सॉरी, क्वेश्चन है अमृत इसमें से पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची इसमें से नहीं है। तो बताइए, इसमें से अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? चलिए, तो इसका आंसर होगा रसाल। रसाल मतलब क्या होता है? रसाल मतलब होता है आम का पेड़। हम आम के पेड़ को क्या कहते हैं? हम रसाल भी कहते हैं। अब बाकी देखिए, सुधा, पीयूष और सोम, इन तीनों का मतलब क्या होता है? इन तीनों का मतलब होता है अमृत, यानी कि प्योर। चलिए, नेक्स्ट पे आते हैं। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है व्योम। क्या होता है? व्योम। अब देखिए, द्विग का मतलब क्या होता है? द्विग का मतलब होता है आंख। द्विग का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आंख। विपिन मतलब होता है जंगल, और तनुज मतलब होता है पुत्र। तनुज मतलब क्या होता है? पुत्र। चलिए, कमल का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो है जलज। क्या है? जलद। जलज। जलद एक है, एक जलज है। जलज मतलब होता है कमल, और जलद मतलब क्या होता है? मेघ। ठीक है? चलिए, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? अब बताएंगे सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वो है दिनकर। ठीक है? क्या है? दिनकर। अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है? अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अब अश्व मतलब क्या होता है ना? तो हमने एक एक हर्ब होता है ना, जड़ी बूटी, अश्वगंधा। तो अश्वगंधा, वो अश्व, अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। अब देखिए, इसमें से घोटक मतलब होता है अश्व, यानी कि घोड़ा। तुरंग भी होता है घोड़ा।
है भी होता है घोड़ा। हमारा आंसर क्या होगा? कटक। कटक क्या होता है? कटक वो नहीं है जो एक शहर है उड़ीसा में। कटक मतलब जो सेना का जो झुंड होता है ना, जो सेना की जो झुंड होती है उसको हम क्या कहते हैं? सेना के झुंड को हम कहते हैं कटक। चलिए, पवन का पर्यायवाची शब्द बताएंगे। पवन का पर्यायवाची शब्द कौन होगा? समीर, है ना। अनल के बारे में हमने पढ़ा, अनल, ठीक है, क्या होता है अनल का मतलब? और ये हो गया अवनी, ये हो गया सलील। चलिए, अब पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पुष्प यानी कि फूल, ठीक है, ये हो जाएगा कुसुम। चलिए, अब हम देखते हैं कुछ विलोम शब्द, है ना। तो अंधकार का विलोम शब्द क्या है? अंधकार का विलोम शब्द क्या होता है? प्रकाश। चलिए, उदय का विलोम शब्द क्या होता है? उदय, उदय मतलब उगना। जैसे हम कहते हैं ना सूर्योदय, सूर्योदय, आज सुबह 6 बजे सूर्योदय हुआ, है ना, तो उसका विलोम क्या होता है? अस्त। और आज शाम 5:30 बजे सूर्यास्त होने वाला है ना, यानी कि उदय का विलोम होता है अस्त। चलिए, उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है? उत्थान का भी मतलब क्या होता है? ऊपर उठना, है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका विलोम क्या होगा? पतन। पतन मतलब जो नीचे की तरफ आ रहा है। चलिए, आदि का विलोम शब्द क्या है? आदि का विलोम शब्द क्या होता है? आदि मतलब जैसे कि आप एग्जाम में आप कुछ लिख रहे हैं और एग्जाम्पल्स है, और आपको एक चीज के बाद आपको होते हैं ना, एक पर्टिकुलर चीज का बहुत सारे एग्जाम्पल्स होता है, तो हम क्या करते हैं? अब सारा तो लिखना संभव होता नहीं है, तो हम क्या लिख देते हैं? इंग्लिश में हम एटसेट्रा लिख देते हैं, हिंदी में हम क्या यूज करते हैं? हम आदि यूज करते हैं। आदि मतलब जिसका कोई अंत नहीं है ना। तो आदि का उल्टा क्या होगा? जिसका अंत होगा, यानी कि अंत। चलिए, अब सजीव का विलोम क्या होता है? सजीव का विलोम होता है निर्जीव, ठीक है, सजीव का विलोम होता है निर्जीव। उपकार का विलोम शब्द बताएंगे। उपकार का विलोम शब्द क्या होता है? अपकार, है ना। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? कृतज्ञ का विलोम शब्द, अब कृतज्ञ मतलब क्या होता है? तो कृतज्ञ मतलब किसी चीज के लिए बहुत ग्रेटफुल होना, यानी कि बहुत ही थैंकफुल होना किसी भी चीज के लिए, तो इसका विलोम शब्द होगा कृतज्ञ। याद रखिएगा, कृतज्ञ। चलिए, मुख का विलोम शब्द क्या है? मुख का विलोम शब्द क्या है? तो मुख का विलोम होता है शांत, ठीक है। अब विस्तार का विलोम बताएंगे। विस्तार का विलोम बताएंगे। विस्तार मतलब क्या होता है? विस्तार मतलब होता है डिटेल। जैसे हम कहते हैं ना, आओ अपनी कहानी विस्तार में बताते हैं तुमको, यानी कि हम अपनी कहानी तुमको डिटेल्स में बताते हैं। तो और संक्षेप मतलब क्या हुआ? कि संक्षेप मतलब हो गया कि हम एक बहुत उसका समराइज्ड बताते हैं, हम एक जिस्ट बताएंगे। चलो, हम अपनी कहानी तुम्हें संक्षेप में बताते हैं, यानी कि हम शॉर्ट में तुमको अपनी कहानी बताते हैं। यानी कि विस्तार का विलोम क्या होता है? होता है संक्षेप। चलिए, अब आते हैं हम संधि पे। चलिए, तो ये पहला है, विद्यालय शब्द में कौन सा संधि होता है? ठीक है, विद्यालय शब्द में कौन सा संधि होता है? तो इसमें कौन सा होगा? आपका दीर्घ संधि होगा। महेंद्र का सही संधि विच्छेद बताइए। महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, महा प्लस इंद्र क्या होगा? महा प्लस इंद्र। स्वागत में कौन सी संधि है? बताइए, स्वागत में कौन सी संधि है? तो स्वागत में होने वाला है यण संधि। कौन सा संधि है? यण संधि। चलिए, जगदीश का सही संधि विच्छेद बताइए। जगदीश का सही संधि विच्छेद बताइए, तो वो क्या होगा? वो होगा जगत प्लस ईश। वो क्या होगा? जगत प्लस ईश। पवन का सही संधि विच्छेद बताइए। पवन का क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा पो प्लस अन, यानी कि क्या होगा? पो प्लस अन। ये नहीं होगा, याद रखिएगा, ये नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा पो प्लस अन, ठीक है। चलिए, अब समास की बात करते हैं। तो राजपुत्र में कौन सा समास है? चलिए बताइए, राजपुत्र में कौन सा समास है ना। राजपुत्र मतलब क्या हुआ? राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, ठीक है। तो राजपुत्र में कौन सा है? वो है तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। चौराहा में कौन सा समास है? बताइए, चौराहा में, चौराहा मतलब क्या होता है? एक ऐसा रास्ता जहां से चार, एक ऐसा पॉइंट कह सकते हैं जहां से चार रास्ते निकलते हैं, तो वो कौन सा समास है? वो है द्विगु समास। चलिए, नीलकमल में कौन सा समास है?
नील कमल में कौन सा समास है? तो वो होगा आपका तत्पुरुष समास। क्या होगा? तत्पुरुष समास। नील कमल यानी नीला, जो नीला है जो कमल है ना। अब यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? वो है आपका अव्ययी भाव समास। चलिए अब उपसर्ग प्रत्यय और वाक्यांश पे हम बात करते हैं। तो अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग है ना। अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यानी कि हम अपमान को अगर तोड़े तो हमारा क्या बनेगा? अप प्लस मान। तो उसमें कौन सा है? अप है। क्या है? हमारा उपसर्ग अप है। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? इससे पहले हमने क्या पूछा? उपसर्ग है। अब हम क्या पूछ रहे हैं? अब हम पूछ रहे हैं क्या? प्रत्यय पूछ रहे हैं। तो बताइए लिखावट में क्या हो सकता है? तो लिखावट को अगर हम तोड़ेंगे तो हमारा प्रत्यय क्या बनेगा? आवट। क्या बनेगा? आवट। चलिए अब जो सब कुछ जानता हो, अब ये किस कैटेगरी के क्वेश्चन में आते हैं? जिसको हम कहते हैं ना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना। तो जो सब कुछ जानता हो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे सर्वज्ञ। उसको हम क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। यानी एक ऐसा इंसान जिसको हर चीज पता हो, जो सब कुछ जानता हो। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे अजात शत्रु। चलिए मितभाषी का अर्थ क्या होता है? मितभाषी का अर्थ मतलब जो कम बोलता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मितभाषी। चलिए अब बताइए शुद्ध वर्तनी करने वाला शब्द चुनिए। बताइए इसमें क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा बी, कवियत्री। तो ये कवियत्री मतलब क्या होता है कि जो महिला जो कविता लिखती हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कवियत्री। चलिए अब इसका सही स्पेलिंग बताइए क्या हो सकता है? इसका सही स्पेलिंग बताएंगे तो ये इसका होगा आंसर बी, आशीर्वाद। इसका क्या होगा? बी, आशीर्वाद। चलिए तो आज हमने 50 क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं और आज के सेशन के लिए फिलहाल इतने ही क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आता हो तो प्लीज लाइक करिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, सिविल सेवा मार्गदर्शन। थैंक यू सो मच।